का ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो आने वाले टाइम में हमें पानी की बहुत भयंकर किल्लत होने वाली है। पानी को हम यूज करते हैं डायरेक्टली यूज करने के लिए, भाई घर में झाड़ू पोछा चाहिए होता है, कपड़े धोने होते हैं, सफाइयां करनी होती है, धुलाई करनी होती है। अब जो आप कुएं से पानी निकाल रहे हो ना, वो कई तरीके से निकलता है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार PWICSE वाला चैनल पर। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज की इस धमाकेदार क्लास में, सेशन में, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शिग्रफ, योर ज्योग्राफी मेंटोर और आपकी प्यारे दोस्त। तो देखो यार, आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाटर। पानी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पानी हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे हम उसे पोल्यूट कर रहे हैं और कैसे उसे हम कंजर्व कर सकते हैं। आज के इस सेशन में, इस सीरीज में हम वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। तो भाई आज का जो सेशन है वो आपका वाटर के ऊपर होने वाला है। वाटर एक ऐसा रिसोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर पानी नहीं होगा तो हम सबका जीवन रुक जाएगा। तो पानी को हमें कंजर्व भी करने की जरूरत है, पानी को हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन की भी जरूरत होती है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई होप यू आर रेडी फॉर टुडेज सेशन। माइंड मैप के साथ आज हम रिविजन करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। तो पानी की बात करते हैं भाई, तो यू नो दैट पानी जो है, ऐसा तो भाई हमारे पूरी धरती जो है वो पानी पे बनी हुई है। 97% हमारे यहाँ पानी है, बट उसमें से क्या पूरा का पूरा हमारे पीने के काबिल है? नहीं। उसमें से कुछ ही पानी हमारे लिए इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर यूजिंग। बाकी सारा का सारा पानी क्या है? इट्स सॉल्ट वाटर, समुद्र और ओशंस में आपको मिलता है, ठीक है ना। सो एंटायर रेंज ऑफ वाटर नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेचुरल वाटर्स? नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वाटर्स। नेचुरल वाटर्स का मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि इंसान पानी बना रहा है या कहीं से ला रहा है। इट इज नॉट लाइक दिस। ये सारा पानी, चाहे आपका लेक्स में हो, चाहे ओशंस में हो, चाहे रिवर्स में हो, चाहे स्ट्रीम्स में हो, ये सारा का सारी पानी क्या है? दिस इज ऑल नेचुरल वाटर, है ना। तो वो आपको ओशन से मिलेगा, रिवर में मिलेगा, लेक में मिलेगा, ग्राउंड वाटर में मिलेगा, डीप सरफेस वाटर में आपको मिलेगा, ग्लेशियर्स फॉर्म में मिलेगा एंड परमानेंट स्नो फील्ड्स में मिलेगा, राइट। पानी तो आपको वहां भी मिलेगा, जैसे अंटार्कटिका है, बड़े बड़े आइसबर्ग्स मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस परमानेंट स्नो फील्ड्स? दीज आर आइसबर्ग्स, ठीक है ना। तो 97% आपको पता है हमारे अर्थ जो है वो पानी से कवर है, लेकिन ये पूरा का पूरा पानी हमारे लिए इट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सॉल्ट कंटेंट मिलेगा, इसमें आपको खारा पानी मिलेगा। अभी रिसेंटली आई हैड वेंट टू गोवा, यू नो, और मैं गोवा में काफी समुद्र के अंदर गई थी। तो जब समुद्र की लहरें मेरे बॉडी को हिट कर रही थी, मेरे आंखों में जा रही थी, तो कुछ टाइम बाद मेरी आंखों में जलन होने लगी थी। इतना नमक वाला पानी था यार, वो इतना नमक वाला पानी था कि छानते रहो तो नमक निकल आएगा, लेकिन पानी से नमक नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो उसमें से बेटा क्या है, इस 97% के बाद अगर बात करें हम, तो 2.3% पानी ऐसा है जो कि पोलर आइस के फॉर्म में है। पोलर आइस का मतलब क्या होता है? पोलर आइस का मतलब होता है कि ये हमारे पोलर आइस फॉर्म में है, ठीक है ना। जो 2.3% पानी है वो कभी कभी इंस्टा रील्स में आप देखते हो कि वो ग्लास में पानी डाल के एकदम क्लीन वाटर निकालते हैं, तो ये आपके पोलर्स में मिलता है, पोलर रीजन्स में, पोल्स में आपको मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा 0.7%, इट्स टू ओके। तो 0.7% पानी क्या है? इट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? जो हमें रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, इन सब में मिलता है, ठीक है ना। ये फ्रेश वाटर है। उसमें से बेटा इस 0.7% में से, उसमें से 0.66% बेटा ग्राउंड वाटर है, 0.9% बेटा हमारे लिए अवेलेबल है एज रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा पूरा वाटर का डिस्क्रिप्शन है। तो कहने को तो पानी हर जगह है, लेकिन सारा पानी हमारे इट्स नॉट गुड फॉर कंजम्पशन, इट्स नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। तो आपको वो एज अ पोलर आइस में, एज आपको लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, इन सब में रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, सरफेस वाटर की बात करते हैं। मैम सरफेस वाटर क्या होता है? वो पानी जो हमारे ग्राउंड में बह रहा है, ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर बहता है, उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। वाटर ऑन लैंड इज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन और सीपेज फ्रॉम अंडरग्राउंड व्हिच फॉर्म्स स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स फ्लोइंग ऑन लैंड एंड फाइनली ज्वाइनिंग द सी। इसको सरफेस वाटर कहते हैं, है ना। अब मैम सरफेस वाटर ही तो होता है क्या? इसके अलावा भी और कोई वाटर होता है? तो होता है बेटा, अंडरग्राउंड वाटर आता है, ग्राउंड वाटर आता है, जमीन के अंदर भी पानी होता है। कैसे होता है मैम? हम लोग घरों में बोरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? जब 100 फीट अंदर हम बोरिंग करते हैं, हम लोग जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे यहाँ 80 फीट, जमीन के अंदर 80 फीट तक हमने बोरिंग करी है,
क्यों करी है भाई, वहां से पानी आ रहा है। और आज नहीं, मेरा घर कंस्ट्रक्ट हुआ था 2007 में, 2007 से लेकर आज 2024 हो गया, आज तक अभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो भाई धरती के अंदर भी पानी है, राइट। सो इट्स ग्राउंड वाटर, सम ऑफ द सरफेस वाटर इवेपोरेट्स एंड रेस्ट सिंक्स इनटू द सॉइल। कुछ सरफेस वाटर, नदी वदी क्या होती है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और बाकी मिट्टी जो मिट्टी में चला जाता है। द वाटर विच सीप्स थ्रू द क्रैक्स एंड द सरफेस अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। वो पानी जो मिट्टी में चला जाता है, जैसे आपको कहीं कहीं कच्ची सड़क मिलती है, कहीं कहीं आपको डामर की रोड मिलेगी, कहीं पर आपको एपेक्स की रोड मिलेगी। तो जो डामर की रोड है उसके अंदर भाई वो तो पोरस नहीं है, उसके अंदर पानी नहीं जा सकता, बट जो एपेक्स की रोड है वहां पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। तो वो पानी जो इस तरह के सर्फेसेस, इस तरह के मीडियम से सीपेज के थ्रू चला जाता है ग्राउंड के अंदर, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है ना। इट रिमेन्स इन द सॉइल, वो सॉइल में रहता है, सब सॉइल में रहता है और बेड रॉक में रहता है। ये आपकी सॉइल प्रोफाइल के लेयर्स है, ठीक है ना। ओके, अब आता है भाई नीड टू कंजर्व वाटर। क्या रीजन है, हमें पानी को क्यों बचाने की जरूरत है? अरे भैया, पानी बचाने की बहुत जरूरत है। पानी नहीं बचाओगे तो भाई कल को क्या करोगे, कैसे चीजें अपनी फुलफिल करोगे? क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम हर चीज में करते हैं, चाहे हमें खाना बनाना हो, चाहे हमें रोटियां बनानी हो, आटा गूंदने में चाहिए होता है, हमें कपड़े धोने हमें चाहिए होता है, हमें कुकिंग करनी है उसमें चाहिए होता है, वॉशिंग करनी है उसमें चाहिए होता है। हर चीज में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो भाई कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, क्या रीजन है? तो देखो, आज के टाइम पर मैं आपको बताऊं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, हमारी धरती इतनी सी है यार, प्यारी सी धरती है, उस पे हम इंसानों ने इतना ज्यादा पॉपुलेशन कर दिया है ना कि यार पानी की किल्लत होने लगी है। आजकल तो हम लोग नारे लगाते हैं, सेव वाटर, जल ही जीवन है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई कहीं कहीं स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो रहा है, कहीं कहीं पर पानी नहीं है, किल्लत हो रही है। डिमांड फॉर वाटर हैज इंक्रीज ड्यू टू इनॉर्मस ग्रोथ इन पॉपुलेशन। अब भाई आबादी बढ़ी तो लोगों को खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए भाई इरिगेशन करना पड़ेगा, है ना। इंडस्ट्रीज में पानी यूज होता है। इट हैज लेड टू एन डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल। तो भाई अगर ग्राउंड वाटर लेवल पहले यहां तक था तो पॉपुलेशन बढ़ी, प्रेशर बढ़ा, तो अब ये पानी यहां की बजाय यहां चला गया है ना, लेवल और नीचे चला गया है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी बेटा, किसकी? ये है CGWB की, इसको बोलते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, है ना। रिसेंट ईयर में उन्होंने क्या बताया है कि दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में एक शार्प वाटर ग्राउंड वाटर में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है ना, फ्रॉम 70 to 80%। बाप रे बाप, 70 से 80% पानी यहाँ नीचे चला गया। मैं आपको बताऊं, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, बुंदेलखंड रीजन, वहां पर गर्मियों में हैंडपंप में पानी नहीं आता, लोग परेशान रहते हैं वहां पानियों के लिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर इस तरह का ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो आने वाले टाइम में हमें पानी की बहुत भयंकर किल्लत होने वाली है। तो भाई इसलिए एवरीबडी हैज टू सेव वाटर। मैं आपको बताऊं, अगर एक टोटी से, टैप से पानी बूंद बूंद करके गिर रहा है तो साल भर में आपने 1200 लीटर पानी वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। सो यू हैव टू सेव वाटर एवरी टाइम। दूसरा रीजन क्या है भाई? पहला रीजन आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अक्सर आपने देखा है कि भाई हम पानी को बेवजह बर्बाद करते रहते हैं। कार धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, पानी खुला छोड़ दिया हमने। काम वाली आंटी बर्तन धोती रहती है, नल खुला रहता है। हम क्या कर रहे हैं? हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर को, है ना, इस ग्राउंड वाटर को। भाई वो पानी हमारी टंकी में आया, ग्राउंड वाटर से हमने मशीन चलाई, मोटर चलाई, वो पानी सक करके पानी हमें हमारी टंकी में भरा, टंकी से फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना। देन लॉस ऑफ वेजिटेशन कॉजेज ड्रॉट एंड रिडक्शन ऑफ रेनफॉल। अब खेती बाड़ी नहीं होगी, जमीन बंजर है तो सूखा पड़ जाएगा, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन इरिगेशन यूटिलाइजेस मोर देन 90% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर। जितना भी फ्रेश वाटर है 90% हम उसका इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, यानी हम जरूरत से ज्यादा यहाँ पर इरिगेशन में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन होने की वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, पानी की कमी पड़ रही है। सौराष्ट्र, अमरेली एक जगह है सौराष्ट्र में, वहां पर बेटा पानी खरीदा जाता है। वहां पर यह हालत है कि वहां पर वाटर मार्केट है, पानी वहां लोग खरीद खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हालत है पानी की, ठीक है ना। हमारे वाटर रिसोर्सेज जैसे कि ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, ये सब क्या है? हम इसको पल्यूट कर रहे हैं, दे आर बीइंग पल्यूटेड एंड वाटर कैन हार्डली बी यूज्ड विदाउट एनी एडुकेट ट्रीटमेंट। जैसे आप हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में पानी का इस्तेमाल करते हैं, अब वो इंडस्ट्रीज क्या करती है? वो इंडस्ट्रीज ऐसे ही पानी को गंदा पानी नदियों में बहा देती है। तो भाई अब गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि उस पानी को आप बार बार इस्तेमाल कर सको, ठीक है ना। ओके,
कंजर्वेशन प्रैक्टिस। अब भाई अभी तो हमने पढ़ा कि भाई क्या क्या रीजंस है, कैसे पानी पल्यूट हो रहा है, कैसे पानी खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हम इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है बेटा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई होप आपको पता हो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। चलो नहीं पता तो मैं आगे डिटेल में अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। देन इसके अलावा अडॉप्टिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आइए जहां पर आप पानी सेव कर सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वन ऑफ माय कजिन्स एंड वो एफकॉन्स में है। एफकॉन्स इज अ कंसल्टेंसी कंपनी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, रेल्स एंड ऑल बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, एक ग्रीन, आप कह सकते हो, आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बट उन्होंने क्या किया कि एक पहाड़ है ये, इसके पहाड़ के ऊपर जाकर एक टैंक बना दिया, बड़ा सा, खूब बड़ा सा टैंक बना दिया, और ये पहाड़ के बगल से यहां से नदी निकल रही है, ठीक है ना। अब उन्होंने किया क्या, यहां पर बेटा 2 पाइप लगा रखे उन्होंने, ठीक है ना। 2 पाइप उन्होंने लगा रखे, काहे के लिए लगा रखे, वो इसलिए लगा रखे हैं, इससे बेटा वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, क्या होता है, यहां पर लगी एक मोटर। एक मोटर का काम क्या है, मोटर का काम ये है कि जब मोटर चलेगी तो यहां से पानी जाएगा और इस टैंक में भर जाएगा। फिर इस टैंक्स में जो पानी भरा हुआ है उससे इस्तेमाल कर कर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट मींस हमने, जैसे मान लो उस टैंक की कैपेसिटी है 5000 लीटर्स की, मान लो इसकी कैपेसिटी है, तो हम पर्टिकुलर वाटर 5000 कैपेसिटी से बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी जनरली क्या होता है भाई, डैम से पानी नीचे गिरता है, नीचे टरबाइंस लगी होती है, वो टरबाइन घूमती है जिससे पानी का, जिससे कि बिजली बनती है और बाकी पानी वेस्ट हो जाता है, बह जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, हम यहाँ पानी स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने के बाद इसी पानी से बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है, दीज आर अडॉप्टिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजी है कि भाई किस तरीके से आप वाटर को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। वाटर शेड डेवलपमेंट करिए, ठीक है ना, आगे पढ़ाएंगे क्या होता है। वाटर को रिसाइकल करिए और पानी को बचाइए कि वो पल्यूट ना हो सके, ठीक है ना। तो ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है ये क्या है, दिस इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि भाई जब पानी भरेगा तो ये जो एरिया है ना आपका, जहां पानी गिर रहा है, इसको हम कहते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट, कैचमेंट एरिया है ये, ठीक है ना। ये आपका पानी है, यहां से पानी जो है देखो इस पाइप में आएगा, इस पाइप से होते होते देखो हमने इसको इस स्टोरेज टैंक में शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा ये पानी यहां पर भी गिर रहा है, टैंक बना दिया, ये कलेक्टिंग एरिया है। ये देखो ये आपके पाइप्स आ गए, पाइप के बाद हमने इसको देखो जमीन में इस तरीके से हमने कर दिया, ऐसे पाइप लगाकर हमने जमीन में कर दिया, सो दैट कि पानी जो है वो रिचार्ज होता रहे, पानी का लेवल नीचे ना जाए। मैं बताऊं, हमने अपने घर में एक गार्डन बनाया हुआ है। वो गार्डन इसलिए बनाया हुआ है और काफी बड़ा गार्डन बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि जब भी बारिश होगी, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारे घर में मोटर लगी है और जहां मोटर लगी है वहीं पर हमने ऐसे गार्डन बना रखा है, उसी में गार्डन में मतलब जहां गार्डन है उसी में मोटर लगी है। वो इसलिए है कि जब पानी बरसेगा तो भाई गार्डन है वो, वहां मिट्टी है, तो मिट्टी से पानी क्या है नीचे चला जाएगा, जमीन में जाएगा। तो इससे कभी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें वाटर लेवल हमारा कभी नीचे चला जाए और मोटर में पानी ना आए, है ना। इसलिए तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल दी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड द वे कि आप पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताते हैं क्या होता है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है इस पिक्चर में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। अगर आई हैव कहीं पिक्चर सो मैं आपको नहीं है, चलो कोई नहीं, इसी से समझाती हूँ। कुछ नहीं होता है, रेन वाटर को आप कहीं स्टोर कर रहे हो, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मेरे घर में ये प्रोसेस है, हमारे घर में हमने ये भी कर रखा है। हमने क्या किया है, हमारे छत बनवाई है और छत पे हमने साइड में पाइप्स लगवाए हुए हैं कि हमारा छत का कोई भी पानी बेटा वेस्ट नहीं जाता। मेरे घर में कोई भी पानी, बारिश अगर होती है तो मेरे घर में कोई भी पानी वेस्ट नहीं जाता। हमने क्या किया है, जो छत पे पानी आ रहा है हमने उसमें ऐसे ढाल बनवाई है कि हमने वहां पर बगल में पाइप लगवा रखे हैं, ठीक है ना। वो सारा पानी पाइप में चला जाता है ढाल होने की वजह से। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं, अगर जैसे मैं बताऊं तो ये हमारे घर की छत है, वैसे तो फ्लैट होती है हमारे घरों की छत, ठीक है ना, ये फ्लैट होती है। अब हमने यहाँ पर ढाल ऐसे दी है कि इधर का पानी इधर चला जाए, इधर का पानी इधर चला जाए, और यहाँ हमने पाइप लगवा रखे हैं, ठीक है ना, छत से। उसके बाद हमने इन पाइपों को नीचे तक जोड़ रखा है, ग्राउंड लेवल तक हमने जोड़ रखा है, अपने घर की बता रही हूं मैं, जोड़ रखा है। और यहाँ पर उसके बाद हमने इसको नीचे ग्राउंड में ऐसे जोड़ दिया। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा गार्डन है, जहां ये गार्डन में आकर खुलते हैं हमारे पाइप्स, ठीक है ना, तो गार्डन है, इससे पानी नीचे जा रहा है, इससे हमेशा हमारा वाटर साइकिल, वाटर टेबल जो है वो रिसाइकल होता रहेगा, ठीक है ना। तो होता क्या है बेटा, मैं आपको बताऊं कि जो छत होती है लोगों की, है ना, ये जो छत होती है ऐसे, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग बट आप थोड़ा सा समझ लेना, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ जी, कुछ इस तरह से हमारी छत होगी,
ठीक है ना, ऐसे कुछ हमारी छत होती है और इधर घर बना होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से पाइप से क्या कर रहे हैं, पानी को कंजर्व करके हमने यहाँ पर पाइप लगा दिया, पाइप से हम नीचे ले आए, जमीन पर ले आए, फिर यहाँ पर हमने क्या करा, एक टैंक बना दिया, और ये सारा पानी जो है वो हम टैंक में कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है ना। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हो। कैसे? बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। आप रेन वाटर को जब कैप्चर कर रहे हो, उसको एक जगह स्टोर कर रहे हो, तो उससे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है ना। लोकली इन सबसरफेस वाटर रिजर्वॉयर्स इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज एम्ड एट, क्यों करते हैं, हार्वेस्टिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ताकि ग्राउंड वाटर को आप कंजर्व कर सको और जो पानी है वो इवेपोरेट होने से आप उसे बचा सको, है ना, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाएगा, बादल बनेगा, नो फॉर्म, बादल बनने के बाद वो बारिश करेगा, ठीक है, बट वो पानी हमारे लिए फिर वेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि बारिश करके पानी आ रहा है, उसको हम कहीं प्रिजर्व नहीं कर रहे, वो बह रहा है, वो वापस जा रहा है, वो फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर है और वो समुद्रों में जाकर कन्वर्ट हो रहा है ना। तो दिस इज द रीजन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा, क्यों हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि भाई हमें डिमांड आ रही है वाटर की, पानी की बहुत रिक्वायरमेंट है ना। रन ऑफ रिड्यूसिंग द रन ऑफ वाटर विद चोक्स ड्रेन्स, भाई अब पानी बरसता है तो अक्सर आपने देखा नाले वाले में पानी घुस जाता है, तो नालों का पानी बाहर आता है, गंदगी फैल जाती है। लेकिन अगर उस पानी को आप कंजर्व कर लेंगे तो एक तो गंदगी नहीं फैलेगी, कोई चोकिंग नहीं होगी, कोई वाटर लॉगिंग नहीं होगी, और वो पानी आपका इस्तेमाल भी हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक रीजन है। देन अवॉइडिंग फ्लडिंग ऑफ रोड्स, वो मैंने आपको बताया, वाटर लॉगिंग हो गई, भर जाता है, पुल के नीचे अक्सर पानी भर जाता है, तो अगर आप पानी को कंजर्व कर लोगे, प्रॉपर ड्रेनेज लाओगे, कहीं स्टोर कर लोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है ना। इससे क्या होगा, और क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा, ग्राउंड वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। पानी अगर आप जमीन में वापस डाल रहे हो तो वो ग्राउंड वाटर जो अभी तक यहां पर था, ग्राउंड वाटर होने की वजह से उसका लेवल अप हो जाएगा। ठीक है ना। देन रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ये रीजन है। और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, ऑब्वियस सी बात है सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि भाई पानी में मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं, लूज नहीं होगी। सप्लीमेंटिंग डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर एंड वाटर, हार्वेस्टिंग कर लोगे तो जिस टाइम गर्मी के टाइम पर जब पानी की किल्लत होती है तो आप उसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, कार वार धोने के लिए, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, है ना, कोई चीज धोने धुलाने के लिए, है ना, तो गर्मियों में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी लेवल को इंप्रूव करने के लिए आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू एजेस, अब ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है मैं आपको बताऊं बेटा, आई थिंक कर्नाटक या केरला में किसी एक स्टेट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जैसे हम लोग के घर जब बनते हैं तो नक्शा पास करवाना पड़ता है ना, कि हम भाई अपना घर बनवाने जा रहे हैं, तो वहां की सरकार ने क्या किया है, वहां पर मैंडेटरी कर दिया है कि भाई हर इंसान जो घर बनवाने जा रहा है उसे अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। ये किस गवर्नमेंट ने किया, आई एम नॉट एग्जैक्टली वेरी मच क्लियर, बट आई थिंक इट इज कर्नाटक, है ना, आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक इट इज कर्नाटक। ओके, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, आज से नहीं, हमारे एंसेस्टर्स इसको प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। ठीक है ना। वाटर स्टोरेज मैकेनिज्म वाज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग नाम, अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बेटा इनको बोलते हैं खतरी और खूल बोलते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना, बाउलीज या डिगीज बोलते हैं गैंजेटिक प्लेन्स में, जोदास बोलते हैं बेटा सेंट्रल इंडिया में, भंडाराज और खेरी बोलते हैं डेक्कन प्लेटू में, सुरंगम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स में, कोरंबू बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स में, और जिंक बोलते हैं लद्दाख में। तो इस तरीके देखो, ये खतरी दिख रहा है आपको, ये खतरी खूल है, दिस इज खतरी एंड खूल, दिस इज बाउली, है ना। उग्रसेन की बाउली याद है कि नहीं, हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली, है ना, तो वही बाउली है, वहां पर पानी इस तरह से स्टोर किया जाता था। ठीक है ना। अभी रिसेंटली आई हैड बीन टू कोटा ऑल्सो, कोल्टा में वहां पर एक चंबल रिवर फ्रंट करके है, वहां पर भी इस तरह के कंस्ट्रक्शंस करे गए हैं सो दैट वहां पर पानी को कंजर्व किया जा सके। ठीक है ना। ओके, अब नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, भाई वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत क्यों है, जरूरत इसलिए है बेटा क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सिर्फ 3 से 4 महीने बारिश होती है, उसके अलावा पूरा टाइम हमारे यहाँ बारिश तो होती नहीं है, सिर्फ मानसून में होती है। और अगर हम उस पानी को भी कंजर्व नहीं करेंगे तो भाई अगर हमारे देश में कभी पानी की किल्लत होगी तो हम पानी कहां से लाएंगे, है ना। So India is an acute shortage of water because we do not care to conserve water or rationalize its use. भाई हमारे यहाँ आज के टाइम पर पानी की किल्लत है हमारे देश में, yes it's there। क्यों? क्योंकि जब पानी बरसता है, जब हमारे पास पानी है तो हमने उसको उस टाइम पर रैशनलाइज नहीं करा, हमने उसकी वैल्यू नहीं करी। जैसे बेटा एनुअल रेनफॉल की बात करें तो इंडिया में 1170 मीटर की बारिश होती है, mm की बारिश होती है, 46 इंचेस काफी होता है। ठीक है ना। और वाइल वर्ल्ड में कितनी होती है, 800 mm की बारिश होती है, 32 इंचेस।
तो ठीक है ना, आयरोनिकली इवन चेरापूंजी रिसीव्स more about 11,000 mm of, I think it is 1100, it is not 11,000. थोड़ा सा यहाँ पर हमें करेक्शन करने की जरूरत है. I should need to correct it. It is 1100 meters mm of rainfall annually suffers from acute shortage of drinking water. यानी चेरापूंजी, माइसोरम, ये मेघालय में बहुत बारिश होती है, एक्सेस ऑफ वाटर, उसके बाद भी हमारे यहाँ किल्लत है पानी की. तो इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है, जहां हम पानी को कंजर्व कर सके और उसको फर्दर यूज करें जब पानी की किल्लत होगी. ठीक है ना. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, इंडिया, बिकॉज रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन अ शॉर्ट स्पेल ऑफ हायर इंटेंसिटी. हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जो भी होती है बहुत ज्यादा होती है ना. ऑब्वियसली बात है, चेरापूंजी, माइसोरम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन होती सिर्फ 2-3 महीने की है, लेकिन होती बहुत ज्यादा बारिश है. इसीलिए इसीलिए मोस्ट ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द सरफेस टेंड्स टू फ्लो अवे रैपिडली. इसलिए ज्यादातर पानी जो है हमारे यहाँ वेस्ट हो जाता है, हम उसे कंजर्व नहीं कर पाते, बहुत कम बचता है जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके. दिस मेक्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लैक ऑफ वाटर इवन फॉर डोमेस्टिक यूज, कि घर में प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए भी पानी की किल्लत हमारे यहाँ होती है. तो इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है, जिससे कि पानी कहीं खराब ना हो, कहीं बह ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, उसको हम इस्तेमाल कर लें जब हमें पानी की किल्लत होगी. ठीक है ना. नाउ वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म, ये कैसे होता है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती कैसे है. देखो बेटा, कैचमेंट्स बनाए जाते हैं. कैचमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर डायरेक्टली बारिश का पानी आता है. यानी कि हमारे घर की जो छतें वगैरह होती है, ये कैचमेंट एरिया होता है जहां पर डायरेक्टली बारिश का पानी आ रहा है. वहां पर हम पाइप्स लगाकर नीचे कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर में. ठीक है ना. तो एक कैचमेंट एरिया होता है. कैचमेंट एरिया का मतलब वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जहां पर डायरेक्टली पानी जो है वो रेनफॉल डायरेक्टली आती है. जैसे कि हमारा टेरेस हो गया, या कोर्टयार्ड हो गया, या हमारा लॉन हो गया, या कोई ओपन ग्राउंड हो गया, या कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर, स्लोपिंग शेड्स हो गए. ठीक है ना, ढाल वाल हो गई, वो आपके कैचमेंट एरिया होता है. ठीक है ना. उसके बाद आते हैं बेटा कॉन्ड्यूट्स. क्या होते हैं कॉन्ड्यूट्स, ये आपके पाइप्स होते हैं जो कि पानी को लेकर जाते हैं और नीचे तक लेकर जाते हैं, है ना. कैचमेंट एरिया, रूफ से, छतों से, टेरेस से वो पाइप के थ्रू जो पानी जाता है उसको हम कंडक्ट्स कहते हैं. क्या बोलते हैं, कंडक्ट्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पीसीवी शीट, एबेस्टस शीट, आयरन शीट. अगर मेरे पास यहाँ पर ये है, देखो आई हैव दिस, तो ये क्या है, ये है आपका बेटा कैचमेंट एरिया. यहाँ देखो डायरेक्ट पानी आ रहा है. ठीक है ना. ये क्या है, ये है आपका पाइप, इसी को हम बोल रहे हैं कॉन्ड्यूट्स. ठीक है ना. ये है आपके कॉन्ड्यूट्स, इसके थ्रू हम पानी को नीचे लेकर आ रहे हैं. कहां लेकर आ रहे हैं, इस तरह के टैंक बना रखे हैं हमने, इसमें पानी रिचार्ज कर रहे हैं, या हमने ऐसे टंकी लगा रखी है, प्लास्टिक की टंकियां आती है ना, और हमने एक कुएं में लगा रखा है, जिससे कि भाई पानी बर्बाद नहीं होगा. ठीक है ना. तो कॉन्ड्यूट्स होती है, ये पाइपलाइंस होती हैं. फिर आता है स्टोरेज फैसिलिटी. मैंने आपको दिखाया कि ये स्टोरेज फैसिलिटी है, यहाँ पर हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं. रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन एनी कॉमनली यूज स्टोरेज कंटेनर्स. जैसे आरसीसी के टैंक्स होते हैं, मैसनरी टैंक्स होते हैं, प्लास्टिक टैंक्स होते हैं. टैंक्स में आप पानी को कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्व करने से क्या होगा भाई, आपकी रिचार्ज फैसिलिटी आ जाएगी. पानी को आप ग्राउंड इन पाइप्स के थ्रू आप उसे ग्राउंड में, कुओं में, ट्यूबवेल्स में, वेल्स में आप छोड़ सकते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर अपने आप रिचार्ज होता रहेगा. ठीक है ना. तो जैसे आपके डगवेल्स हो गए, बोरवेल्स हो गए, रिचार्ज ट्रेंचेस हो गए, रिचार्ज पिट्स हो गए, इसमें आप पानी को छोड़ सकते हैं, पाइप्स छोड़ सकते हैं. इससे आपका पानी बार बार रिचार्ज होता रहेगा. तो ये मैंने आपको इमेजेस दिखाई है किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है. ठीक है ना. नाउ स्टोरिंग वाटर फॉर डायरेक्ट यूज. भाई पानी को हम यूज करते हैं डायरेक्टली यूज करने के लिए. भाई घर में झाड़ू पोछा चाहिए होता है, कपड़े धोने होते हैं, सफाइयां करनी होती है, धुलाई करनी होती है ना. कुएं में पानी भरना पड़ता है, कार धोनी है, स्कूटी धोनी है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. टैंक्स कैन बी इंस्टॉल्ड इन द बेसमेंट और आउटसाइड द बिल्डिंग ऑफ अ गवर्नमेंट और बिल्डिंग और अबव द ग्राउंड. आप घरों के बाहर, अक्सर जैसे मैं बताऊं तो हमारे घर के बाहर एक छोटा सा टैंक हमने रखा हुआ है, उसमें जानवर आकर पानी पी लेते हैं. ठीक है ना. हम पानी रख देते हैं, उसमें नेचुरली पानी गिरता है, बरसता है. गर्मियों में बेटा हम अपने घर में बताऊं तो हमने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लगा रखा है और लॉन में उसको रखा हुआ है. उसमें हम पानी डाल देते हैं और एक छोटा सा मिट्टी है, उसमें हम चावल वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि चिड़िया को भी पानी कहाँ से मिलेगा. तो ठीक है. या जैसे हमारे पोर्च में कभी क्या होता है, जब धुलाई होती है ना, तो रैंप, और कभी कभी क्या होता है, रैंप जो होता है और जो सड़क होती है वहाँ पानी कभी कभी भर जाता है ना, एक्सेस वाटर की वजह से भर जाता है. तो चिड़िया उसमें आके नहाती हैं, पानी पीती हैं, तो अच्छा लगता है. मतलब उनको भी पानी की जरूरत है ना, वो इतनी चटक धूप में कहाँ से पानी लाएंगी. ओके. तो भाई ऐसे आप टैंक्स बना सकते हो.
Such tanks must have an overflow system for situation when excess water enters the tank. This overflow can be connected to the drainage system. भाई टैंक बनाओ, टैंक में ओवरफ्लो सिस्टम होना चाहिए, उस ओवरफ्लो सिस्टम को आप ड्रेनेज से कनेक्ट कर दो, सो दैट कि भाई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जनरली क्या होता है, रन ऑफ फ्रॉम ओनली पेव्ड सरफेस, ज्यादातर जो पानी बह रहा है या उसे आप ड्रेन कर रहे हैं वो पेव्ड सरफेस होना चाहिए। पेव्ड सरफेस का मतलब क्या है कि वो मिट्टी का होना चाहिए, मिट्टी का मतलब नहीं, सीमेंट का होना चाहिए, पेव्ड होना चाहिए, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर मिट्टी में मिट्टी का होगा, नाले नूलों से होगा तो वो खराब पानी हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर सीमेंट का बना हुआ ड्रेनेज होगा, है ना, सीमेंट का बना होगा तो फिर कंटामिनेट नहीं होगा। ओके। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको मैंने बताया भाई क्या होता है, पानी जो है वो छत पर गिरता है, उसको आप पाइप्स के थ्रू डाइवर्ट कर देते हो और एक जगह जाकर उसको स्टोर कर लेते हो। इससे क्या होता है, जो पत्तियां वगैरह होती हैं, जो डेब्रिस होती हैं वो हट जाती हैं, वो नहीं आती हैं, है ना, सिस्टम में नहीं जाती है। आप फिल्टर्स लगा सकते हो सो दैट कि किसी तरह का कोई गंदा पानी भी एंटर ना हो और उसको आप फर्दर यूज कर सकते हो। फर्दर उसमें आप एक फर्स्ट फ्लश डिवाइस लगा सकते हो, है ना, इज प्रोवाइडेड इन द कंड्यूट, जो पाइप्स है उसमें ये डिवाइस होता है जो कि आपके स्टोरेज कंटेनर से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। इफ द वाटर इज टू बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अ सैंड फिल्टर इज प्रोवाइडेड। इस कंड्यूट्स में अगर आपको उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, वाटर क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी जब आप पानी को स्टोर कर लोगे टैंक में। क्यों? क्योंकि भाई जो भी पानी के साथ मिट्टी है, टैंक में आने के बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर साफ मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर पानी को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, हिलाओ डुलाओगे नहीं, तो जितनी भी इंप्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएंगी, पानी आपको ऊपर साफ मिलेगा। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन कैन बी रिमूव्ड बाय डिसइंफेक्टिंग दी वाटर। इसके अलावा आप क्या, इसके अलावा बेटा कई सारे डिसइंफेक्शन वाले मेथड्स आते हैं जिससे कि पानी को आप प्योरीफाई कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग उसमें दवाइयां डालते हैं, बहुत सारे लोग उसमें क्लोरीन डाल के पानी को साफ रखते हैं, ठीक है ना। ओके, इफ यू टॉक अबाउट नाउ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, ये बेटा एक ऐसा एरिया होता है, टर्म वाटरशेड रेफर्स टू एन एरिया दैट ड्रेन्स टू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, उसको वाटरशेड कहते हैं, which makes it ideal unit for conserving both the soil and water. watershed में अगर आपको दिखाऊं तो this is not watershed, I don't have an image over here, but watershed क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कैचमेंट एरिया है ना, वहां पर पानी आ रहा है, वो वाटरशेड एरिया है ना। ऐसा एरिया जैसे जैसे भाई ये जस्ट अ मिनट, ये इधर का एरिया और इधर जो स्लोप है ये आपकी वाटरशेड एरिया है, ठीक है ना। तो वाटरशेड एरिया का मतलब क्या, एक ऐसा एरिया जहां पर एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब वहां आप मिट्टी को भी कंजर्व कर सकते हो और वहां पर आप पानी को भी कंजर्व कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वाटरशेड एरिया, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस कंप्राइजिंग बोथ एरेबल एंड नॉन एरेबल लैंड। ऑन दी अदर हैंड वाटरशेड मैनेजमेंट रेफर्स टू, वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। ये होता है वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसमें आप सरफेस वाटर को भी कंजर्व कर रहे हो, मिट्टी और पानी को एक साथ कंजर्व कर रहे हो, और ग्राउंड वाटर को भी कंजर्व कर रहे हो, उसको बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है ना। वेरियस मेथड्स, बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बेटा आपके पर्कोलेशन पिट्स होते हैं। पर्कोलेशन पिट का मतलब क्या होता है, पर्कोलेशन का मतलब आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ है, पर्कोलेशन का मतलब होता है, सॉइल में मैंने आपको बताया था, जब पानी मिट्टी के साथ अंदर चला जाता है इसको पर्कोलेट बोलते हैं, इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द सॉइल, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आपका सॉइल भी कंजर्व हो रहा है और पानी भी कंजर्व हो रहा है। बोरवेल्स हो गए, वेल्स हो गए, डग वेल्स हो गए, हैंड, ये आपका क्या है, दिस इज ऑल द वे कि आप किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स। अब ये क्या होते हैं, देखो बेटा वाटर रिचार्ज करना है तो वो क्या होते हैं, ये होते हैं आपके बोरवेल्स। हम अपने घरों में बोरिंग कराते हैं, है ना, पानी को बाहर जमीन से बाहर निकालने के लिए पाइप डालते हैं हम लोग, है ना। रिचार्ज पिट्स होते हैं, अभी रिचार्ज पिट्स आपको पता है क्या है, जमीन के अंदर गड्ढे बना दिए, पाइप को कनेक्ट कर दिया, रेन वाटर आ रहा है वहां पर। बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स, है ना, डग वेल्स, ये सारे होते हैं। तो बोरवेल्स या डग वेल्स की बात करें तो जो रूफ टॉप वाटर होता है उसको आप पाइप्स के थ्रू जो है वो ड्रेन कर देते हैं, इन्हीं वेल्स में कनेक्ट कर देते हैं, कुओं में जाकर, टू अ फिल्टरेशन टैंक। एक आपने पहले फिल्टरेशन टैंक में कनेक्ट करा, फ्रॉम देयर, इट इज नॉट फ्रॉम देयर, इट इज फ्रॉम देयर, FROM, फ्रॉम देयर, वहां से क्या होता है, इट फ्लोज इनटू दी बोरवेल और डगवेल। तो पहले पानी को आपने
पाइप के थ्रू लेकर आया, पाइप के थ्रू लेने के बाद यहाँ पर आपने पहले एक टैंक में इसको कंजर्व करा, फिर टैंक के बाद आपने इसको नीचे जो है बोरवेल या डगवेल्स में जाकर पाइप को और कनेक्ट कर दिया। तो ये होता है आपका बोरवेल या डगवेल्स, ठीक है ना। इसके बाद रिचार्ज पिट होता है। रिचार्ज पिट क्या होता है? रिचार्ज पिट्स की बात करें, एक्सकेवेटेड इनटू द ग्राउंड। रिचार्ज पिट जो है वो जमीन के अंदर होते हैं, लाइंड विद द ब्रिक्स और स्टोन और वॉल ओपनिंग। मेरे पास यहाँ पर इमेज अगर होगी तो मैं आपको दिखा पाती, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये है रिचार्ज पिट। देखो, दिस इज रिचार्ज पिट। देखो, इसको हमने सीमेंट से बना रखा है, तो दिस इज रिचार्ज पिट, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो भाई ग्राउंड में होता है ये, लाइंड विद अ ब्रिक और अ स्टोन वॉल ओपनिंग एट अ रेगुलर इंटरवल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े टैंक रोड पर बड़े बड़े ऐसे कभी कभी ढक्कन लगे रहते हैं जिनको उठाया जा सकता है ना। तो कहीं कहीं रिचार्ज पिट्स होते हैं, कहीं कहीं पानी के पिट्स होते हैं। हम लोग कहीं कहीं कहते हैं ना पानी, जमीन पर पानी आ गया, हम क्या बोलते हैं? पाइपलाइन फट गई, है ना। हो सकता है वहां पर रिचार्ज पिट हो, ठीक है ना। तो वो जमीन के अंदर बनते हैं जिनकी रेगुलर इंटरवल्स पर ओपनिंग होती है, साफ सफाई होती है टैंक्स की, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके परकोलेशन पिट्स। परकोलेशन पिट्स का मतलब मिट्टी के ये पिट्स होते हैं, मड के होते हैं और ये जमीन के अंदर बनाए जाते हैं। इसमें मिट्टी और पानी दोनों को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड होल अप टू 30 सेंटीमीटर डायमीटर ड्रिल्ड इन द ग्राउंड टू अ डेप्थ ऑफ 3 से 10 मीटर की ग्राउंड पर होता है। फिर आते हैं आपके रिचार्ज ट्रेंचेस। इसको भी बेटा एक्सकेवेटेड ऑन द ग्राउंड में बनाया जाता है। इसमें पोरस चीजें होती है जैसे पेबल्स, बोल्डर्स, ब्रिक बैट्स और टू हार्वेस्ट द सरफेस रन ऑफ, कि भाई पानी कहीं बह ना जाए, पत्थर वत्थर से रोक रुका के इसको, पत्थर से नहीं, कभी कभी ऐसे हम बना लेते हैं गोला, है ना। तो ये रिचार्ज ट्रेंचेस कहलाते हैं, जिससे कि पानी नीचे जमीन में चला जाए, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाए। फिर आते हैं परमिएबल सरफेसेस। ये क्या होते हैं बेटा? ये घास के होते हैं जिसका मेजर काम होता है कि जो पानी उस पर गिर रहा है वो अंदर जमीन में चला जाए। जैसे हम अपने घर की बात करें तो मेरे घर में ये परमिएबल सरफेस है। परमिएबल सरफेस का मतलब कि हमारे यहाँ लॉन बना है, वहां पर मिट्टी है, वहां पानी गिर रहा है, रेन वाटर गिर रहा है, वो डायरेक्टली नीचे जमीन में जा रहा है। तो पैच ऑफ ग्रास इज यूज्ड टू रिटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेन वाटर फॉलिंग ऑन इट, यील्डिंग ओनली 10 to 15% रन ऑफ, ठीक है ना। इससे सिर्फ 10% पानी आपका बर्बाद हो रहा है, बाकी आपका 80 to 85% आपका पानी कंजर्व हो रहा है। फिर आते हैं आपके पोरस टाइल्स। जैसे मैं आपको बताऊं, एपेक्स की रोडें आती है, एक डामर की रोड होती है, एक आपकी सीमेंट की रोड होती है ना, आरसीसी बोलते हैं उसको, और एक एपेक्स की रोड होती है। कुछ इस तरीके से होती है वो। मैं आपको आई शुड ड्रॉ इट प्रॉपरली एक्चुअली, ठीक है ना। इस तरीके से ये पत्थर होता है, ऐसे कुछ इस तरह से होता है ना, मिला मिला के इसको बनाया जाता है ना, ये एपेक्स का होता है। तो इस तरह के पोरस टाइल्स होती है ना। इनसे क्या है, पानी जो है वो रिस कर नीचे जमीन में चला जाता है ना। ऑन पेवमेंट्स एंड फुटपाथ पर अक्सर आपने इस तरह की रोड्स देखी होंगी, ठीक है ना। तो ये होता है। इरिगेशन की बात करते हैं भाई, पानी का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो हम इरिगेशन में पानी का इस्तेमाल करते हैं। 90% वाटर जो है बेटा आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। 2% पानी हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं और 6% पानी जो है वो ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। 55% बेटा क्या है, अबाउट 55% ऑफ द नेट स्नो एरिया इन द कंट्री डिपेंड्स ऑन रेनफॉल टू सस्टेन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है ना। ओके, इरिगेशन इन इंडिया एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो ऐसा नहीं है इरिगेशन आज का कोई कॉन्सेप्ट है, ये काफी टाइम से चलता चला आ रहा है और इरिगेशन के अलग अलग तरीके थे पुराने जमाने में। जैसे बेटा बात करें तो 2 बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए थे, कहां पर? चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में 8th और 9th सेंचुरी में ये बन गया था इरिगेशन करने के लिए, है ना। ग्रैंड एनिकट बिल्ड अक्रॉस द कावेरी रिवर इन द सेकेंड सेंचुरी में ही बन गया था। इस तरह के और अलग अलग वेरियस इरिगेशन कैनाल्स बनाते चले गए हैं, नहरें बनाती गई हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि इरिगेशन हम कर सके, क्योंकि इरिगेशन में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। इंक्रीज इरिगेशन पोटेंशियल वाई नेसेसरी। अब भाई इरिगेशन में पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा क्यों है? अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। भाई हमको नहीं पता ना बारिश कब होगी कब नहीं होगी। सारी बारिश जो है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर में हो जाती है, दिसंबर में कोई बारिश नहीं होती। तो उस टाइम पर इरिगेशन करने के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि पानी कब बरसेगा कब नहीं बरसेगा ये बहुत अनसर्टेन होता है, इसलिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन में। हाईली इरेगुलर रेनफॉल होती है बेटा, है ना।
कहीं पर होती है, कहीं पर नहीं होती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। जो मानसून हमारे यहाँ आता है, कभी जल्दी आता है, कभी खराब, जब भी लेट आता है, जल्दी आ जाता है फसल खराब हो जाती है, लेट जाता है फसल बर्बाद तब भी खराब हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है ना। कंटिन्यू रिदम एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो इरेगेटेड, कभी कभी के साल बहुत बारिश होती है, कभी कभी किसी साल सूखा पड़ जाता है। तो पहला पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल की, कभी भी बारिश कैसी भी हो सकती है। दूसरा आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, भाई अगर आप मेघालय और मायसोरम और चेरापूंजी जाओगे बहुत बारिश होती है, वेराज अगर आप बुंदेलखंड रीजन में आओगे, चट्टानों में आओगे, डेक्कन प्लेटू में आओगे, बहुत कम बारिश होती है बट बहुत कम होती है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स में आपको पता है ये हमारा इंडिया है, ऐसे ये वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड तो बारिश होती है बट ईस्ट साइड बारिश नहीं होती है। मुंबई में बारिश बहुत होती है, पूना सूखे पड़ता है, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में मुंबई पड़ता है, लीवर्ड साइड में पुणे पड़ता है ना। हवाएं क्रॉस नहीं कर पाती वेस्टर्न घाट को, जिसकी वजह से उधर सूखा पड़ जाता है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स में एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रिसीव्स मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें और ईस्टर्न पेनिनसुला की बात करें तो वहां सिर्फ 100 से 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल मिलती है, ठीक है ना। गुजरात के कच्छ रीजन की बात करें, कुछ पंजाब और हरियाणा की बात करें, कुछ वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, कहीं कहीं तो आपको यहाँ पर एरिड जोन मिलेंगे। एरिड जोन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको बहुत कम बारिश मिलेगी या बिल्कुल स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मिलेगा। राजस्थान के ईस्ट में अगर जाओगे तो वहां तो बिल्कुल ही एकदम पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना। देन क्रॉप रिक्वायरमेंट, पानी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है इरिगेशन में, क्रॉप की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर क्रॉप ऐसा है जिसमें कम पानी की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है भाई, लेकिन कोई क्रॉप ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है तो उसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। ज्यादातर क्रॉप्स कैसे होते हैं बेटा, ज्यादा उनको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है जब वो मैच्योर हो रहे होते हैं, लेकिन जब क्रॉप को सो करना है, मिट्टी को फर्टाइल बनाना है, सिंचाई करनी है, तो भाई पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ बेटा 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, सॉरी 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खारिफ, राबी एंड ज़ियाद, आपको पता है ये चीज, ठीक है ना। और खारिफ जो है वो सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, हमारे यहाँ खरीफ क्रॉप्स बहुत होते हैं एंड मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेंज, ज्यादातर हम उस पर मॉनसून रेंज पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जब इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो फिर इनको हम These crops are grown as rain-fed crops. जब मानसून अवेलेबल नहीं होता, जब मानसून होता है तो हम खरीफ क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, जब मानसून अवेलेबल नहीं होता तो इनको हम फिर रेन-फेड क्रॉप्स कहते हैं। राबी क्रॉप की बात करें बेटा तो ये आपका मॉइस्ट सॉइल पर ही हो सकता है। राबी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सॉइल मॉइस्चर विच इज लेफ्ट आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द खरीफ क्रॉप। जब खरीफ क्रॉप यानी खरीफ का क्रॉप कट जाता है, खरीफ क्रॉप हो जाता है, तो उसके बाद जितना भी मॉइस्चर बचता है सॉइल में उसमें हम राबी की क्रॉपिंग कर लेते हैं, हम उसमें राबी उगा लेते हैं, है ना। और ओवर द एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ठीक है ना, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है वहां पर हम राबी क्रॉप उगा लेते हैं। ज़ियाद की बात करें तो बेटा ये समर क्रॉप होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सक्लूसिवली इरिगेटेड, इनमें बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ओके, इसलिए क्या होता है आज, ठीक है ना, होती है। उसके बाद बेटा क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या है कि हमको ज्यादा एग्रीकल्चर चाहिए, ज्यादा अनाज चाहिए, ज्यादा दाल चाहिए, ज्यादा चावल चाहिए। तो उसके लिए भाई किसान क्या कर रहा है कि एक ही टाइम पर 2-3 क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, तो भाई पानी की यूटिलिटी आ रही है। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन फोर्स फार्मर्स, भाई फार्मर भी मजबूर है, किसान भी मजबूर है टू ग्रो 2 और 3 सक्सेसिव क्रॉप्स इन अ ईयर। एक साल में 2 या 3 अनाज उगाने हैं, क्योंकि भाई पॉपुलेशन की डिमांड ऐसी है, विच कैन नॉट बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। भाई सॉइल में इतना मॉइस्चर नहीं है कि वो बिना इरिगेशन फैसिलिटी के वो 2-3 क्रॉप उगा दे, पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे शुगर केन वगैरह के लिए, इसमें अक्सर आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटी रिक्वायर्स हाई क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हिच नीड मोर न्यूट्रिएंट्स एंड इट कुड बी सप्लाइड ओनली थ्रू इरिगेशन। तो जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होती हैं, इनको भी रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन की। ये इनको न्यूट्रिएंट्स अगर पहुंचाना है तो वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन ही एक तरीका है कि अच्छे से आप इनकी सिंचाई कर दीजिए, ठीक है ना। एंड फिर 5th पॉइंट आता है नेचर ऑफ द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्ले सॉइल होते हैं, इनमें होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, इसलिए इनमें लेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ऐसा सॉइल जैसे कि आपका लोमी सॉइल हो गया, सैंडी लोमी सॉइल हो गया, इसमें लेस मॉइस्चर रिटेंटिव होता है, ज्यादातर मॉइस्चर इसका उड़ जाता है, ये मिट्टी ज्यादातर सूखी होती है ना, नम नहीं होती है, तो इसमें आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग करने की जरूरत है, फ्रीक्वेंटली इसमें आपको इरिगेशन करने की जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर कैसा है, ठीक है ना। सिमिलरली
लेवल लैंड एंड लो लैंड एरियाज रिक्वायर्ड लेस वाटर देन स्लोपिंग एंड हाईलैंड्स एरिया। भाई ऐसे एरियाज जो लेवल लैंड है, बराबर है, या लो लैंड है, लो लैंड का मतलब ऐसे लो लैंड पर है, इनमें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्लोपिंग एरियाज में बहुत होती है। मैम क्यों? क्योंकि जो स्लोपिंग एरिया है उसमें पानी तो बह गया, लो लैंड है तो पानी यहां पर, अगर यहां से पानी आएगा तो यहां पर देखो भर जाएगा, यहां पर भर जाएगा, लेकिन स्लोपिंग होगा तो यहां से नीचे बह जाएगा, यहां से बह जाएगा। तो इसलिए स्लोपिंग एरिया में ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेवल लैंड और लो लैंड में कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। देन टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने हैव टोल्ड द व्यू दैट प्रोडक्शन ऑफ द इरिगेटेड क्रॉप्स इज मोर देन द अनइरिगेटेड क्रॉप्स इन द सेम एरिया। टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छे से इरिगेशन आप करेंगे, अच्छे से पानी देंगे क्रॉप्स में, तो अच्छी फसल आपको निकल कर मिलेगी, ठीक है ना। ओके, अब आता है आपका मीन्स ऑफ इरिगेशन। ओके, मीन्स ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड इन इंडिया। किस हिसाब से हमारे देश में सॉइल है, किस हिसाब से हमारे देश में ग्राउंड वाटर है, कितना सरफेस वाटर है, कितना क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस बेसिस पर हमारे यहाँ इरिगेशन करी जाती है। जैसे बेटा कन्वेंशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन, कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ, जैसे वेल्स हो गए, टैंक हो गए, है ना, कैनाल्स हो गई, ये आपकी कन्वेंशनल है, ठीक है ना। इनको आप रिवर से कनेक्ट कर देते हैं और जब इसमें बाढ़ आती है तो फिर रेनी सीजन में इनका आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी कन्वेंशनल। मॉडर्न टाइम्स की बात करें बेटा तो आज के टाइम पर हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेरिनियल कैनाल का और ड्रिप इरिगेशन का। ये ट्यूबवेल दिख रहा है आपको, ये ड्रिप इरिगेशन और ये स्प्रिंकल इरिगेशन दिख रहा है। आइए इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। वेल्स की बात करें बेटा तो दो तरह के वेल होते हैं, एक होता है लाइंड वेल, एक होता है अनलाइंड वेल। लाइंड वेल का मतलब जिसको अंदर से सीमेंट कर दिया गया है, बाकायदा ईंट बिछाकर बनाया गया है। अनलाइंड का मतलब होता है एकदम कच्चा होता है, ये आपका अनलाइंड है और ये आपका लाइंड है, ये पक्का है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है लाइंड और अनलाइंड में। लाइंड वेल्स क्या होते हैं बेटा, ये आपके इंसान द्वारा बनाए गए होते हैं। इसको जमीन में गड्ढा कर करके बनाया जाता है सीमेंट से, इसको ब्रिक से और सीमेंट से इसको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया जाता है। वेराज अगर अनलाइंड वेल्स की बात करें तो ये नेचुरली फिनोमिना होता है, अपने आप बनते हैं, ये कच्चे होते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी तरह की भी लाइनिंग नहीं करी जाती है, ठीक है ना। एरिया की बात करें भाई तो मेनली कन्फाइंड टू अलूवियल प्लेन्स। कहां पर आपको ये वेल्स मिलेंगे, ज्यादातर आपको अलूवियल प्लेन में मिलेंगे, क्योंकि भाई बिकॉज वेल्स कैन बी इजिली डग, सॉइल इज सॉफ्ट। जहां पर मिट्टी सॉफ्ट होती है वहां पर आसानी से आप कुएं बना सकते हो, ठीक है ना। कहां पर आपको मिलेगा वेल कहां पर डिग होता है, मिडल ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड। मान लो ये लैंड आपका इरिगेट होना है पूरा लैंड, तो यहां पर आपका वेल है जिससे कि भाई हर जगह पानी पहुंच सके, ठीक है ना। ओके ओके, और कहां पर होता है, दूसरा एट अ हाई लेवल, थोड़ा लेवल ऊपर हो। तीसरा आसपास नदियां बह रही हो जिससे कि पानी रिचार्ज होता रहे, ठीक है ना। कहां मिलेगा आपको इस तरह का वेल्स, कहां मिलेंगे, पंजाब, यूपी, गोवा, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड तमिलनाडु। एनी 5 यू लर्न एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। अब जो पानी होता है बेटा आपका, जो वाटर फ्रॉम द वेल्स इज लिफ्टेड फॉर इरिगेशन इन अ नंबर ऑफ वेज। अब जो आप कुएं से पानी निकाल रहे हो ना, वो कई तरीके से निकलता है। एक होता है बेटा आपका पर्शियन व्हील मेथड। अब इसमें क्या होता है, ये कुआं है, ये बाल्टियां लगी हैं, ये पर्शियन व्हील लगा हुआ है ना। ये बाल्टियां अंदर कुएं में जाती हैं, अब बाल्टियों में पानी भरता है, ऊपर आती हैं और ये इसका एरिया है जहां पर पानी भर रहे हैं लोग, ठीक है ना। भाई ये व्हील है, यहाँ सब बाल्टी लगी हुई है, ठीक है ना, ये सब बाल्टी लगी हुई है। बाल्टी लगने के बाद ये पहिया घूमता है, यहाँ पर कुआं बना हुआ है, कुएं में पानी आता है, यहाँ ये पानी भरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और यहाँ पर एक टंकी रखती है। तो ये जब ये व्हील ऐसे घूमता है तो सारी बाल्टी अपना पानी इस वाले एरिया में गिरा देती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा आपको, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न राजस्थान में आपको ये दिखेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो व्हील होता है वो वर्टिकल व्हील होता है, पार्टली सबमर्ज्ड वर्टिकल व्हील होता है विद बकेट अटैच टू दी रिम, जो कि आपको फोटो में दिख रहा है, ठीक है ना। फिर आता है बेटा आपका लीवर मेथड। ये लीवर मेथड है, ये आपको दिख रहा है, देखो लीवर के उस पर दिख रहा है। ये आपको बिहार, आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसमें क्या है, वाटर को लिफ्ट करते हैं शैलो वेल से, यानी कि बहुत गहरा नहीं होता है, 3.5 से लेके 4 मीटर तक का ही ये कुआं होता है और इससे आप पानी निकालते हो। फिर आता है बेटा आपका इंक्लाइंड प्लेन मेथड, इसको हम मोते भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है, दिस इज इंक्लाइंड मेथड, कि भाई ये आगे जाएगा तो ये आगे जाएगा तो जो है
पानी ऊपर आएगा और ये पीछे जाएगा तो पानी नीचे जाएगा। भाई जब ये बैल आगे निकलेगा तो पानी बाहर को निकल आएगा, जब ये बैल पीछे जाएगा तो टंकी जो बाल्टी है वो वापस नीचे जाएगी और वहां से पानी निकाल के लाएगी। ठीक है ना, ये है। तो 3 देख लिया आपने, एक आपने देखा पर्शियन व्हील, एक देखा लीवर मेथड, एक देखा आपने इंक्लाइन मेथड। अब आओ जरा इसके एडवांटेजेस देखे हैं कि भाई वेल इरिगेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे बड़ी बात लो कॉस्ट है, बहुत कोई पैसा लगता नहीं है इसमें, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती, उसी को बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, हैंड पंप पंप्स का ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके आप पानी को लिफ्ट कर सकते हो अच्छी हाइट से भी। अगर पानी नीचे बहुत है तो अच्छी खासी लंबी रस्सी आपने ली, टंकी में बाल्टी में बांधी, लस्सी फेंकी और पानी आपने उठा लिया। ठीक है ना, ये इसके फायदे हैं। डिसएडवांटेज क्या है बेटा कि भाई देखो ये हिली रीजन में आप कुएं नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां पर पत्थर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, दूसरी चीज बेटा ये ट्रेडिशनली क्या हो जाते हैं, कुएं कभी कभी सूख जाते हैं, ओवर यूज कर दोगे सूख भी जाएंगे। ठीक है ना, कभी कभी आपको वहां पर बिजली नहीं मिलेगी तो फिर कैसे आप बाहर निकालोगे? डीजल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिजली चाहिए होती है ताकि आप ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल कर सको। अब बिजली नहीं है गाँव में तो ट्यूबवेल कहां से चलेगा, तो चलना मुश्किल है। ठीक है ना, एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बात भी अलग है भाई, कहीं पर पानी का लेवल कुछ है, कहीं पर पानी का लेवल कुछ है। दूसरा आता है बेटा ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स की बात करें तो बेटा ये आपके 20 से 30 मीटर के होते हैं, इसमें पानी जो है वो आप लिफ्ट कर सकते हो बाय पावर ड्रिवन पंप्स। पंप्स होते हैं, वो पंप चला देते हैं और ये पानी जो है वो बाहर को लिफ्ट कर लेते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, बहुत सबने नहाया होगा ट्यूबवेल में, हमने तो बहुत नहाया है ट्यूबवेल्स में, इसको लिफ्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आइडियल कंडीशंस क्या है फॉर ड्रिलिंग ट्यूबवेल? भाई पानी खूब गहराई तक हो तब तो बात है, क्योंकि आप पानी का पाइप जो है वो काफी नीचे तक जमीन में डाल रहे हो, उसके बाद उस पंप को चलाकर वो पानी बाहर ऊपर फेंकेगा, तो पानी का लेवल काफी अच्छे तक नीचे तक होना चाहिए, है ना। लैंड जो है वो लेवल की होनी चाहिए और सॉफ्ट सॉइल होना चाहिए, सॉफ्ट सॉइल होना चाहिए जिससे कि डिगिंग में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, फर्टाइल एरिया होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होनी चाहिए जिससे कि भाई आप ट्यूबवेल्स को चला सके। कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको बेटा ये? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड गुजरात। एनी 5 यू लर्न, इट्स मोर देन सफिशिएंट। एडवांटेजेस क्या है बेटा ट्यूबवेल के? इसमें आपको साफ पानी मिलता है, आप इससे इरिगेशन कर सकते हैं, कम टाइम में आपको बहुत ढेर सारा पानी मिल जाएगा। भाई 10 मिनट के लिए मोटर चलाई, ट्यूबवेल चलाया, भर गया पूरा खेत। ठीक है ना। या देन पेरेनियल मीन्स ऑफ इरिगेशन है, कैसे कि भाई जो पानी आप यूज कर रहे हो वो आप खेत में, आपने जमीन से पानी निकाला, खेत में इस्तेमाल किया, वापस वो पानी वहीं पर चला गया, तो इट इज अ पेरिनियल मींस ऑफ इरिगेशन एज इट इज ड्रिल्ड अप टू द परमानेंट वाटर टेबल। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? एक्सेसिव यूज करोगे तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो पानी का लेवल चला जाएगा नीचे। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है खारा पानी निकलता है, ब्रैकिश वाटर निकलता है। ठीक है ना, और दूसरी चीज क्या है, अगर कंटिन्यूसली आप चला रहे हो तो भाई बिजली का बिल भरना पड़ेगा, तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ओके, फिर आता है कैनाल्स। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में बहुत कैनालें हैं, इतनी कैनाल है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कैनाल का आपको इंडिया में ही मिलेगा। ठीक है ना, मोर देन 1 लाख किलोमीटर की आपके यहाँ कैनाल्स बनी हुई है। बाप रे, 1 लाख किलोमीटर बहुत होता है। इरिगेशन आप इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं कैनाल के, एक होता है इनअंडेशन और कैनाल, और एक होता है पेरिनियल कैनाल। क्या होता है इनअंडेशन एंड पेरिनियल? इनअंडेशन कैनाल्स वो कैनाल्स होती है जो डायरेक्टली आप रिवर से कनेक्टेड करते हैं बिना किसी कंस्ट्रक्शन के। कच्ची कैनाल होती है, कच्ची, जब नदी में पानी होता है तो इसमें भी ऑटोमेटिकली पानी आता है। एनी विदाउट एनी कंस्ट्रक्टिंग एनी बैरागेज और डैम, बिना डैम बनाए, बिना कोई कंस्ट्रक्शन करे, ये नदी से कनेक्टेड कैनाल को हम इनको हम बोलते हैं इनअंडेशन कैनाल्स। ठीक है ना, जिसमें आप एक्सेस वाटर ऑफ रिवर्स एट द टाइम ऑफ फ्लड्स एंड रिमेन ऑपरेशनल ड्यूरिंग रेनी सीजन, दस लिमिटेड यूज। इसका लिमिटेड यूज होता है कि जब भाई फ्लड होते हैं, जब पानी भर जाता है नदियों में तो कैनाल में पानी आता है, जब पानी का स्तर कम हो जाता है नदियों में तो कैनाल सूख जाती है और उसके कुछ टाइम के लिए ऑपरेटिव होती है, लिमिटेड यूज होता है इसका। ठीक है ना, फिर आती है आपकी पेरिनियल कैनाल। पेरिनियल कैनाल का मतलब ये होता है, ये वो कैनाल्स होती है जो डैम से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि डैम में पानी भरा रहता है तो इनमें लगातार पानी आता रहता है। ठीक है ना, ये होती हैं आपकी पेरिनियल कैनाल्स जिसमें साल भर पानी होता है। इसमें ये जो आपकी पानी होता है इसको आप कैसे निकालते हो? पेरिनियल लेवल से निकालते हो बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैरेजेस टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है ना, they can draw water throughout the year and irrigate large areas। तो ये है आपकी पेरिनियल कैनाल सोर्स। ये डैम बना है, डैम से देखो यहाँ पर ये कैनाल निकल रही है, तो डैम में पानी तो स्टोर करते ही हैं कि भाई कभी वाटर स्कैर्सिटी होगी तो पानी को हम छोड़ सके, पानी का इस्तेमाल कर सके, है ना। तो ये इनमें साल भर पानी होता है क्योंकि डैम से इनको पानी मिल रहा है। क्लियर?
मिजोरम की बात करें तो बेटा इट इज द मोस्ट लीस्ट इरिगेटेड स्टेट, इज सोली डिपेंडेंट ऑन कैनाल्स, ये सिर्फ और सिर्फ कैनाल पर डिपेंड कर रही है। कैनाल इरिगेशन आपको कहां मिलेगा? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। एनी 5 यू में राइट, मोर देन सफिशिएंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस पढ़ते हैं कैनाल के क्या है। तो बेटा जब बारिश नहीं होती, जब रेन डेफिशिएंसी हो जाती, तो भाई कैनाल जो है वो हमारी इरिगेशन को फुलफिल कर देता है ना। जो एकदम सूखे एरिया है जैसे राजस्थान वगैरह, जहां पर एकदम रेत है, कोई सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, कोई सोर्स ऑफ पानी नहीं है, तो वहां पर कैनाल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल है ना, तो वहां पर हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनरी ऑफ द कंट्री बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर प्रोडक्शन हो रहा है किसका? ग्रेन्स का, है ना। तो भाई यहाँ पर कैनाल्स की जरूरत पड़ती है, कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन कर रहे हैं, है ना। ज्यादातर बेटा तमिलनाडु की बात करें तो उनको विंटर मानसून मिलता है, समर में एकदम ड्राई रहते हैं, तो समर में इनको कैनाल से इरिगेशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके फायदे हैं। अब फायदे क्या नहीं है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जब वाटर टेबल कुछ ही फीट्स बिलो होती है द ग्राउंड, द अल्कलीन सॉल्ट्स कम टू द सरफेस, मिक्स टू द सॉइल एंड मेक इट्स अनप्रोडक्टिव। कभी कभी क्या होता है, कैनाल बनाते हो आप, अब हर जगह जमीन तो एक जैसी नहीं है, कहीं पर खारी है, कहीं पर अच्छी है ना। तो भाई जब वाटर में, जैसे मान लो जमीन में एल्कलाइंस है, केमिकल्स है, तो वो पानी के साथ मिल जाते हैं, तो पानी खराब हो जाता है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है। वाटर लॉगिंग होने की वजह से भाई सॉइल कैपेसिटी टू ऑब्जर्व वाटर डिक्रीजेस and the absence of proper drainage ruins the standard of crop, house, stored grains and etc. अगर आप प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो भाई क्या होगा, ये कैनाल से पानी इधर उधर भरना शुरू कर देते हैं, ओवरफ्लो करने लग जाती है कैनाल्स, ठीक है ना। अब आता है तीसरा, टैंक। टैंक क्या होता है भाई? ये टंकी, टैंक्स बनाई जाती है। टैंक हमें पढ़ना है, टैंक इरिगेशन क्या होता है। चलो, टैंक क्या है बेटा? ये इट इज अ स्मॉल बंड ऑफ अर्थ, स्टोन से बनाई जाती है किसी नदी के आसपास, किसी वाटर के आसपास, और उसके बाद इसे पतले पतले गलियां बना बना के, पतले पतले पाइप्स के थ्रू इसे खेतों में छोड़ा जाता है। टैंक से इरिगेशन हो रहा है, ठीक है ना। इट इज इन प्रैक्टिस इन पेनिनसुला इंडिया, जहां आपको ये कहां देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र और गुजरात में आपको इस तरह का टैंक इरिगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ज्यादातर आपको ये दक्कन में दिखेगा, क्योंकि भैया दक्कन क्या है? ये आपका नॉट स्नो फेड, भाई यहाँ कोई बर्फ तो गिरती नहीं है और यहाँ पानी भी इतना नहीं होता, ज्यादातर हम पानी पर डिपेंड कर रहे हैं। डेक्कन एरिया थोड़ा आपका आता है रेन फेड एरिया में, रेन फेड, जहां पर पानी, रेन शैडो एरिया में, नॉट फेड एरिया, रेन शैडो एरिया में आता है ना। पेरिनियल नहीं है, साल भर पानी नहीं होता, जब बारिश होती है तभी पानी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो डेक्कन में टैंक्स का यूज होता है बहुत। मेनी स्ट्रीम्स बिकम torrential due to rapid and heavy rains due to rainy season but dry up after the rainy season। कभी कभी क्या होता है, पानी जो है जब बारिश हुई तो स्ट्रीम्स भर गई, तो टैंक भर गए, स्ट्रीम्स भर गई, नदी में पानी भर गया तो इरिगेशन हो गया। अब जब बारिश नहीं हो रही तब हम क्या करेंगे? तो इरिगेशन करने के लिए तब हमें टैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है। टैंक्स को आप इजीली बेटा डेक्कन प्लेटू में आप बना सकते हो ड्यू टू इट्स अनइवन एंड नेचुरल डिप्रेशंस की वजह से, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आपको ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलेंगी जगहें, तो इसलिए आप आसानी से वहां पर डिप्रेशन होने की वजह से, गड्ढे होने की वजह से आराम से वहां टैंक्स आप बना सकते हो, है ना। हार्ड रॉक्स में क्या है बेटा? जो पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, और फिर क्या होता है, जहां रॉक बहुत हार्ड है वो पानी तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, वहां आप कुआं तो बना नहीं सकते हो, लेकिन आप वहां पर टैंक आसानी से बना सकते हो, डैम्स बनाकर, है ना, क्योंकि वहां पर हॉलो स्पेसेस हैं, है ना, वहां पर हॉलो स्पेसेस हैं जहां पर आप पानी को, रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हो, वहां टैंक बना सकते हो, फिर टैंक से आप उसे इरिगेशन कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बुंदेलखंड ऑफ यूपी एंड साउथ बिहार। ओके, एडवांटेजेस क्या है बेटा? कि अगर चट्टान एरिया भी है, पेनिनसुला है, तो भी आप वहां पर टैंक बना पा रहे हो, वहां वेल तो बन नहीं पा रहा तो आप टैंक बना सकते हो वहां पर आप वेल्स को आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां का जो एरिया है वो बहुत ही रॉकी है। टैंक वहां का सबसे बेस्ट तरीका है इरिगेशन करने का, ठीक है ना। रेन एक बहुत सही तरीका है वाटर को स्टोर करने का, नहीं तो जो भी आपका रेन वाटर है वो एकदम फ्लो आउट कर जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो टैंक इज द बेस्ट वे कि आप कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? इसमें डीसिल्टिंग चाहिए होती है भाई, जो रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टोरेज कैपेसिटी। डीसिल्टिंग का मतलब क्या हुआ? डीसिल्टिंग सिल्टिंग से मतलब क्या है कि भाई जो पानी है उसको बार बार मेंटेन करने के लिए आपको टैंक, भाई टैंक की कैपेसिटी है वो बढ़ नहीं सकती, है ना, तो उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी, उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है। नॉट अ डिपेंडेबल सोर्स, क्योंकि जब मानसून नहीं आएगा तो वो सूख जाते हैं टैंक्स, है ना। टैंक सूख गए, जब पानी है तो उसमें भर गया, जब पानी नहीं है तो वो सूख गए। क्यों? क्योंकि भाई उसमें नेचुरली तो कहीं से पानी आ नहीं रहा, हम स्टोर कर रहे हैं पानी उसमें, ठीक है ना। नॉन पेरिनियल होते हैं बेटा,
सब विंटर्स में सूख जाते हैं, समर में जब पानी अर्जेंटली रिक्वायर्ड होता है रबी और खरीफ क्रॉप के लिए तो नहीं मिलता है ना। इसके अलावा टैंक आप मान लो ऐसी जगह बनाते हो जो बहुत ही फर्टाइल एरिया है, तो वहां पर फिर एग्रीकल्चर आप नहीं कर पाओगे, आप उस लैंड को otherwise could have been, it is been utilized for growing crops, ठीक है ना। लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक्स एंड टू ब्रिंग इट टू द फील्ड्स इज कॉस्टली, भाई पानी को टैंक से निकाल के खेतों तक पहुंचाना बड़ा महंगा पड़ता है ना। लार्ज एरिया कवर करता है, शैलो डेप्थ होती है, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोरेज होने के बाद भी पानी इसमें से इवेपोरेट हो जाता है, सिंक हो जाता है ना, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इरिगेशन में भी, मतलब पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, ढक तो नहीं रहे हो आप, पानी इवेपोरेट हो गया, सिंक हो गया, जमीन में चला गया, तो उसका पानी आप फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते इरिगेशन में ना। ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, भाई इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या खामियां हैं, तो भाई इसमें ज्यादातर पानी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप्स कीप चेंजिंग विद रिजल्ट्स टू पुअर यील्डिंग इन क्रॉप्स, भाई मॉइस्चर अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है क्रॉप कैसा है। अगर क्रॉप को मॉइस्चर कम चाहिए है तो पानी आप कम इस्तेमाल करोगे, ज्यादा मॉइस्चर चाहिए तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, है ना। तो भाई प्रॉपरली आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, है ना। दूसरी चीज, प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग इन द फील्ड्स ऑफ लो एरिया रिजल्ट इन पुअर यील्डिंग, भाई अगर मान लो खेत में पानी भरा रह गया तो भाई मिट्टी खराब हो गई, फिर वो दलदल बन जाएगा, तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से फिर इरिगेशन भी नहीं कर सकते। जब अच्छी इरिगेशन नहीं होगा तो भाई अच्छी फसल तैयार नहीं होगी। 10 to 15% एरिया यूज करते हो आप चैनल्स बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बाकी तो क्या होता है, तो जो कल्टीवेशन का एरिया है, जो लैंड में एग्रीकल्चर करने का एरिया है वो कम हो जाता है। जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है हमारे इंडिया के, वहां पर सॉइल कैसा है, सैलिनाइन है ना, वहां पर सॉइल जो है वो इट इज अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो वहां पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ओके ना, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स क्या है भाई, किस तरीके से आज के टाइम पर आप मॉडर्नली इरिगेशन कर सकते हैं। पहला आता है, देखो बेटा, फरोज मस्ट हैव इक्वल डायमेंशन इन ऑर्डर टू गारंटी दैट द वाटर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज यूज इन एरिया वेयर वाटर इज इजिली अवेलेबल। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स जो है इसमें क्या होता है, फरोज बनाए जाते हैं। फरोज का मतलब ऐसा देखो, यहाँ पर देखो जगह ये प्रॉपर गैप्स में फरोज ऐसे लाइंस बनाए गए हैं और उसमें पानी भर दिया गया है, ठीक है ना, जिससे कि भाई इरिगेशन आप प्रॉपर तरीके से होता रहे, नेचुरली भी होता रहे। और ये ऐसी एरिया में बनाए जाते हैं जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जहां पानी इजीली अवेलेबल होता है। फिर आता है स्प्रे इरिगेशन, इसमें क्या होता है, पूरे खेत में ऐसे स्प्रेज लगा देते हैं और स्प्रे के थ्रू, छिड़काव के थ्रू पानी यहाँ पर इरिगेशन करता रहता है, ठीक है ना। इन स्प्रे सिस्टम लॉन्ग होर्सेज आर सेट इन द वाटर रिसोर्स ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड द वाटर इज रीड टू स्प्रे गन्स ऑन दी फील्ड। तो स्प्रे गन्स की तरह ये फील्ड में घूमता रहता है और स्प्रे करता रहता है, स्प्रिंकलिंग स्प्रे इरिगेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें आपको कई सारी मशीन्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन इसमें पानी का इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हो। वाटर इज लॉस्ट थ्रू इवेपोरेशन एंड प्लांट डिजीजेस दैट कॉज ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर कैन अकर ड्यू टू ओवर वाटरिंग। वो ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि आप स्प्रे के थ्रू कर रहे हो तो ज्यादा पानी इवेपोरेट होने की चांसेस है, और जब क्योंकि इसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर कई तरह की प्लांट डिजीजेस क्रिएट हो जाती है, जिससे कि भाई आपका फसल खराब हो सकती है, ठीक है ना। देन आता है आपका ड्रिप इरिगेशन, ये बूंद बूंद करके ड्रिप, पान वान की खेती बेटा ड्रिप इरिगेशन से होती है, ठीक है ना, बूंद बूंद करके यहाँ पर इरिगेशन करी जाती है। ये आज के टाइम का सबसे मोस्ट एडवांस और इफेक्टिव मेथड है, ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। इस सिस्टम में क्या होता है, परफोरेटेड पाइप्स होते हैं, पाइप्स जो है वो अलग अलग क्रॉप्स जो लाइन लगी हुई है क्रॉप्स की जो बनी हुई है उनमें बीच बीच में ये पाइप्स बिछे होते हैं, है ना, बरीड अलोंग द रूट लाइंस। जहां आप जैसे मान लो ये लाइन है, यहाँ पर फसल लगी हुई है, इसी के बगल में यहाँ पर ये पाइप लगा होगा और उसमें कहीं छेद होगा, तो ड्रिप बूंद बूंद के थ्रू यहाँ पर इरिगेशन होता है। एंड गिव वाटर डायरेक्टली ऑन टू दी क्रॉप्स, एज अ रिजल्ट इसमें इवेपोरेशन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस, क्योंकि भाई बूंद से पानी आ रहा है, तब बूंद से क्या ही इरिगेशन होगा, ठीक है ना। तो ड्रास्टिकली यहाँ पर पानी कम इवेपोरेट होता है और इरिगेशन जो है वो कंजर्व हो जाती है, ठीक है ना। फिर आता है आपका स्प्रिंकलर, इसमें नोजल लगी होती है, पूरे खेत में अलग अलग जगह पाइप से नोजल लगी होती है और ये स्प्रिंग कर करके, छिड़काव कर करके पानी का इरिगेशन करता है। तो दिस इज योर स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा, इसमें कोई पानी का लॉस नहीं होता सीपेज के थ्रू, और कोई लॉस नहीं होता पानी का इवेपोरेशन के थ्रू, पानी कहीं बह नहीं रहा, छिड़काव कर रहे हो
तो छिड़काव में पानी कम इस्तेमाल भी हो रहा है और इवेपोरेशन भी नहीं हो रहा। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, पाइप वाइप लगाने पड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी के पाइप्स का यूज करना पड़ता है। यूजफुल ओनली इन स्मॉलर एरिया, भाई बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में आप इसका यूज नहीं कर सकते, छोटे एरिया में ही आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यूज ओनली फॉर दोज क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर, जिन क्रॉप्स को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपका यहीं पर पूरा हो जाता है, जिसमें हमने पूरा का पूरा इरिगेशन सिस्टम, वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं और क्या क्या तरीका होता है इरिगेशन का, ठीक है ना। चलिए, सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपका यहीं पर पूरा हो जाता है। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। दैट्स टुडे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।